में जब अगर आप कोई बड़ी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, जैसे लाइक ऐसे यूपीएससी, सीएससी और साथ ही में एसएससी वगैरह, तो फिर आपको इस संविधान को विविध पहलुओं से आपको समझना पड़ेगा, आपको उसके विविध रूप आपको जानने पड़ेंगे। तो फिर इसी प्रकार से आज हम इस वीडियो के माध्यम से संविधान के ऐसे कुछ 4 महत्वपूर्ण कार्यों को हम समझेंगे, 4 मेन वर्क्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कि जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन चलता है या फिर उसकी नीड की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन है। यानी कि मतलब ये जो 4 काम जो रहेंगे, जो आज हम पढ़ने वाले जो है 4 कार्य, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के कितने कार्य रहेंगे, 4 मेन कार्य रहेंगे जिसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन हो। अभी आपने देखा होगा कि देखो कि अभी आपने पढ़ा होगा कि 7वीं क्लास से लेकर तो 8वीं क्लास से तो कॉन्स्टिट्यूशन क्यों होता है कॉन्स्टिट्यूशन। अगर मैं यही आपसे सवाल करूं तो फिर नहीं, तो फिर बहुत से लोग क्या कहेंगे कि सर एक रूल्स वगैरह रहना चाहिए, लोगों में डिसिप्लिन रहना चाहिए, लोगों में नियंत्रण रहना चाहिए, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूशन होता है, करेक्ट। लेकिन अगर आप किसी यूपीएससी एग्जाम की या एसएससी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके लिए केवल इतनी ही इंफॉर्मेशन रखना या फिर आपके पास इतनी जानकारी होना पर्याप्त नहीं है। आपके पास बहुत से ऐसे पहलू पता रहने चाहिए संविधान के, जो जिसकी वजह से आप क्या करोगे, आपकी आंसर राइटिंग में आप ज़्यादा कंटेंट्स आप बढ़ा पाओगे। एंड फिर उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज हम कॉन्स्टिट्यूशन को 4 तरीके से पढ़ेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन के आज हम 4 ज़रूरतें देखेंगे, मेन ज़रूरत कि जिनकी वजह से संविधान काम करता है, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, मैं ये संविधान हमारे ही देश का पर्टिकुलर संविधान की बात नहीं कर रहा हूँ। इस दुनिया में जितने भी देश है या फिर जितने भी साम्राज्य है, उनके ऊपर जो संविधान चलता है, उनके ऊपर जो रूल्स जो चलते हैं, अभी विभिन्न देश का संविधान विभिन्न तरीके से अलग अलग है, सभी की नीतियाँ भिन्न नहीं है, सारी चीज़ें क्या है, विभिन्न अलग अलग विविध पहलुओं से, उनमें विविध पहलू हमें देखने को मिलते हैं, करेक्ट। तो फिर आज हम बात करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है तो उसके 4 मेन काम क्या होते हैं। किसी भी देश का कॉन्स्टिट्यूशन का हो क्यों ना हो, उसके 4 मेन काम है, इसकी वजह से ही ये कॉन्स्टिट्यूशन उस देश में बनाया जाता है, ठीक है। तो फिर दोस्तों टेंशन मतलब, आज हम इस कॉन्स्टिट्यूशन के इन 4 कामों को हम अच्छे से पढ़ेंगे। इसके लिए मैं आपको 2 एग्जांपल्स की तरफ से समझाऊंगा। अब जैसे कि अभी पहला एग्जांपल मैं आपको समझाऊंगा कि चलो अभी पहले एग्जांपल से हम ना अभी हमारी जो हम स्कूल जो मेमोरीज थी उसको हम थोड़ा सा ताज़ा करते हैं, ठीक है। अब बहुत से दिन हो गए कि हम स्कूल मेमोरीज को हमने ताज़ा नहीं करा, तो फिर आप सजेस्ट करो कि मतलब आप एक चीज़ नोटिस करो कि ये डैट मीन्स टीचर, ठीक है, ये टीचर है और ये आपकी पूरी क्लास है, ठीक है। अब आप कहोगे सर कॉन्स्टिट्यूशन बता रहे हो, ये टीचर और क्लास कहाँ से आ गई, थोड़ा सा वेट करो, सारी चीज़ें बताऊंगा। अब ये समझ लो ये कॉन्स्टिट्यूशन है, मैं आपको दोनों एग्जाम्पल से समझाऊंगा, यानी कि आपको डायरेक्टली मैं यही चीज़ बताना चाहता हूँ, लेकिन इसके हेल्प से आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि डायरेक्टली वर्क किसके ऊपर कर रहा है, पब्लिक के ऊपर कर रहा है। किसके ऊपर वर्क कर रहा है, पब्लिक के ऊपर वर्क कर रहा है, यानी कि जो जनता है उनके ऊपर वर्क कर रहा है, ठीक है। तो फिर देखो अभी आप क्या करना, अब इसकी हेल्प से मैं उसे समझाऊंगा। तो फिर अपनी स्कूल लाइफ को थोड़ा सा मेमोराइज में आपको कराने वाला हूँ। तो स्कूल लाइफ को मेमोराइज करने वाला हूँ, तो स्कूल की कुछ अलग अलग यादों में मत घूम जाना कि आप दोस्तों के साथ इधर उधर घूमते थे, ये गेम्स खेलते थे, वो गेम्स खेलते थे, ये बातें अलग रहेगी। या फिर उन चीज़ों में मत घुस जाना कि आपकी किसी क्रश की याद में या फिर किसी क्रश से रिलेट करने लग गए हो, ये चीज़ नहीं करना, ठीक है। मैं जो पॉइंट जो बताऊंगा उसी पॉइंट से आपको रिलेट करना है। अब जैसे कि देखो अभी टीचर, ठीक है, अभी टीचर एज अ हमारे स्कूल में एज अ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की लेवल पे काम करेगा। क्या करेगा कि एज अ टीचर क्या है, टीचर एक कॉन्स्टिट्यूशन है, टीचर कॉन्स्टिट्यूशन है। कैसे क्या, क्यों है, क्योंकि टीचर कुछ तो रूल बनाएगा उस क्लास के लिए, ठीक है। उस क्लास में कुछ तो रूल्स रहेंगे, कुछ ना कुछ डिसिप्लिन रहेगा, कुछ ना कुछ रेगुलेशंस रहेगा। इस वजह से मैंने टीचर को एक संविधान की उपाधि दे दी, ठीक है। और इधर कॉन्स्टिट्यूशन ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है जो कि पब्लिक के ऊपर वर्क करेगा। वो कैसे वर्क करेगा तो ये समझते हैं, ठीक है। तो अभी ये समझ लो कि आपकी इस क्लास में आप ऐसे इतने सारे लोग हो, इतने सारे क्या हो, लोग हो, लोग नहीं कह सकते, विद्यार्थी हो आप, इतने सारे छात्र इस विद्यार्थी के, ठीक है, इस क्लास में। अभी इनमें जितने भी जो छात्र है, तो इनमें विभिन्न कास्ट के कोई है, सारों की जाति अलग अलग है, इनमें से कई ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि स्टैंडर्ड लेवल की सोसाइटी से बिलोंग करते हैं, और कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जो बिल्कुल गांव से बिलोंग करते हैं, या फिर कुछ ऐसे विद्यार्थी हैं जिनके माँ बाप डॉक्टर और इंजीनियर या फिर नहीं क्या पुलिस में या अगर मतलब अच्छे प्रोफेशनल फैमिली से आते,
और कुछ ऐसे छात्र हैं जो कि नॉर्मल एक फार्मर के बच्चे हैं। फार्मर इज़ नॉट अ नॉर्मल गाय, मतलब ये कोई नॉर्मल कोई इंसान नहीं है। फार्मर मतलब बहुत बड़ी उपाधि होती है, मैं उसे नॉर्मल नहीं कह रहा हूँ, लेकिन मतलब एज अ इकोनॉमिकली स्ट्रक्चर के हिसाब से बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो कि निम्न जाति से आते हैं, जो कुछ दलित है, कुछ उच्च जाति के, या फिर कुछ प्रोफेशन में उनके मतलब माँ बाप अच्छे हैं, कुछ मतलब कुछ स्टैंडर्ड सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। तो ऑब्वियसली मतलब आपके क्लास में जितने भी बच्चे हैं, सारे बच्चों के माइंडसेट अलग अलग है। करेक्ट, सारों का माइंडसेट अलग है, सारों की सोचने की नज़रिया अलग है, सारों का हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया अलग है। क्यों? बिकॉज कि वो उस विभिन्न सोसाइटी में पढ़ रहे, उस अलग अलग सोसाइटी का वो पार्ट है। उस सोसाइटी में उनके पेरेंट्स होंगे या फिर उनके जो भी एल्डर्स पर्सन है जो कि उन्हें एज अ मेंटोरिंग करते हैं, तो फिर वो उनके अलग अलग अनुभव से उनके माइंड में एक अलग अलग चीज़ें है। ठीक है, हर एक टॉपिक को लेकर उनके माइंड में अलग अलग चीज़ें। इसी प्रकार से इस पब्लिक में विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न वेशभूषा अपनाने वाले देश है, अपनाने वाले लोग हैं। ठीक है, अब मेरी कुछ बातों का मतलब कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो जाते हैं तो उससे आप इग्नोर करना, बिकॉज ऑफ कि मैं मेरे किसी भी यूट्यूब वीडियो को एज अ टेक लेकर नहीं करता हूँ। एक बार जब वीडियो स्टार्ट होता है तो एंड तक मैं डायरेक्टली उसे एंड में ही बंद करता हूँ। तो फिर मैं जो भी कुछ पढ़ाता हूँ वो सब कुछ नॉन स्टॉप पढ़ाता हूँ, ठीक है, डायरेक्टली। तो फिर इसमें मतलब बहुत से ऐसे कुछ यूट्यूबर्स होते हैं जो कि नॉर्मली 30 सेकंड की वीडियो बनाएंगे, फिर देन और 2 मिनट का ब्रेक लेंगे, फिर किताब लेंगे, फिर ऐसा रट्टा मारेंगे, फिर आपके सामने बोलेंगे। मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं पूरी वीडियोस नॉन स्टॉप बनाता हूँ। इस वजह से नॉर्मली 1-2 वर्ड आगे पीछे हो जाता है, तो उसे थोड़ा सा इग्नोर किया करो। ठीक है, तो शुरुआतें हो जाएगा इम्प्रूवमेंट। ठीक है, तो फिर पब्लिक है, तो इन पब्लिक में भी अलग अलग प्रोफेशन के लोग हैं, अलग अलग जाति के लोग हैं, उनमें अलग अलग प्रोफेशन से, अलग अलग स्टैंडर्ड से, तो ऑब्वियसली उनका भी माइंडसेट अलग है। हर किसी की सोच कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर अलग है, हर किसी की सरकार को लेकर सोच कैसी अलग सोच है। तो फिर अभी ये जो टीचर जो रहेगा, तो फिर अब टीचर का सबसे पहले काम ये रहेगा कि उसको क्या करना है, ये उसको मतलब ऐसे क्लास को मैनेज करना है जिस क्लास में इतने सारे बच्चे जो कि अलग अलग माइंडसेट के आ रहे हैं, लेकिन उनको सभी को एक ही मतलब कोई भी भेदभाव न करते हुए एक ही भाईचारे के रूप से उन्हें सारी क्लास में उन्हें एक साथ रखना है। इसी प्रकार से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का काम क्या है कि हमारे देश में इतनी सारी जो पब्लिक है, इतने सारे जो लोग हैं, तो वो विभिन्न जाति के वगैरह विभिन्न अलग अलग किस्म के लोग हैं, तो उन सारे लोगों को भाईचारे के रिलेशन से एक साथ संजो के रखना है, एक साथ संयोज कर रखना है। करेक्ट, तो फिर इसलिए टीचर क्या करेगा, टीचर की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी एक रहेगी कि वो क्लास में ऐसे कुछ रूल्स बनाएगा या फिर ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाएगा जो सबके लिए क्या हो, कॉमन हो, सबके लिए क्या हो, कॉमन रूल्स हो। या नहीं तो फिर अगर वो टीचर अगर ये रूल बनाएगा कि इस बच्चे के लिए अलग रूल है, ये बच्चा यही चीज़ कर सकता है लेकिन वो चीज़ नहीं कर सकता, ये उसके पास नहीं गया, उसको बेंच के ऊपर बैठने की परमिशन दी और उसको नीचे बैठने की परमिशन दी, तो यानी कि ये कहीं ना कहीं उस टीचर का जो उद्देश्य था उस क्लास को लेकर कि उनमें सब में भाईचारा रखना है, सब में समतावादी रखना है, सबको बंधुता के राह से आगे लेकर जाना है, तो कहीं ना कहीं ये मतलब कि उसका वो उद्देश्य यहाँ पर पूर्ण नहीं होगा। तो फिर इस वजह से वो ऐसे रूल्स बनाएगा जो सबके लिए क्या रहेंगे, कॉमन रूल्स रहेंगे, सबके लिए एक ही रूल्स रहेंगे। सारे बच्चे एक ही टाइप के बेंच के ऊपर बैठेंगे, सारे बच्चे टिफ़िन में उन्हें गवर्नमेंट से जो भी कुछ खाना जो मिल रहा है दोपहर का वो एक ही टाइप का मिलेगा, या उनको जो टीचर जो सिखा रहे सभी बच्चों को एक ही प्रकार से टीचर सिखाएंगे। ऐसे नहीं कि मतलब उस बच्चे को अलग से सिखाया जा रहा है, उस बच्चे को अलग से सिखाया जा रहा है, उस बच्चे को अलग से सिखाया जा रहा है, ऐसा नहीं। तो फिर इसी प्रकार से कॉन्स्टिट्यूशन का भी काम रहेगा कि पब्लिक में भी ऐसे कुछ रूल्स बनाएं, ऐसे कुछ रेगुलेशंस बनाएं जो कि उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में उन्हें नियमित या उन्हें नियंत्रित रखने में हेल्प करेगी और ये एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करेंगे। करेक्ट, एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करेंगे और अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी अच्छे से मतलब बिता पाएंगे। इसी प्रकार से इस क्लास में चलेगा। तो अभी रूल तो बना दिए, अब रूल बनाकर क्या हुआ, क्या फ़ायदा मिला,
तो बताओगे सर कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया देश में कॉन्स्टिट्यूशन बनाकर क्या फ़ायदा हुआ? नंबर 1 फ़ायदा क्या? लोगों में नियंत्रण आया। क्या है? लोगों में, हम बेनिफिट्स कहाँ लिखेंगे? हम यहाँ पे बेनिफिट्स लिखते हैं, ठीक है। लोगों में क्या आया? नियंत्रण आया। क्या है? लोगों को नियंत्रण आया। नियंत्रण मतलब लोग क्या हुए? कंट्रोल में आए। लोग क्या हुए? कंट्रोल में आए। अब जैसे कि अभी इनमें क्लास की एग्जांपल लेते, क्योंकि हम सब लोगों ने कहीं ना कहीं क्लास की ज़िंदगी जी है, तो उस चीज़ को हम जल्दी से समझ सकते हैं, ठीक है। अब हो सकता है कि इस क्लास में ये जो लास्ट बेंच का जो बच्चा है ना, वो आप में से कोई हो जो क्या करता है, यहाँ से पेंसिल यहाँ पे फेंक के मारता है, यहाँ से पेन लेकर यहाँ पर फेंक के मारता है, यहाँ से क्या करता है, यहाँ से उसको नहीं क्या पीछे से मतलब उसका नाम लेता है, यहाँ से पीछे से उसकी मतलब सबको छेड़ता है, या नोटी बच्चा है, ठीक है। जिस प्रकार से अगर आप कोई बैक बेंचर होंगे तो टाइप कर दो कि हाँ सर आई वॉज अ बैक बेंचर, ठीक है। तो फिर मतलब सारे बैक बेंचर ये नहीं होते, ठीक है, बिकॉज अब मैं खुद एक बैक बेंचर था मेरे 9th एंड 10th की क्लास में, तो फिर डेट्स वाई सारे बैक बेंचर्स एज अ मतलब नहीं क्या नोटी होते या फिर इसकी उसकी शरारत करने वाले होते, ये मैं नहीं कहूँगा, ठीक है। बिकॉज ऑफ कि मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया एज अ मतलब बैक बेंच के ऊपर बैठकर सीखने का मज़ा ही कुछ अलग होता है, ठीक है। हाँ, तो अब ज़्यादा चीज़ें मत रिलेट करना, ठीक है। हाँ, तो मतलब ये बच्चा क्या करता है, सबकी शरारत करता है, लेकिन उस बच्चों को इस टीचर ने जो रूल बनाया तो उस रूल्स के अंदर उसे रहना है। उसे रूल्स में पता चला है कि वो किसी लड़की को अगर छेड़ेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। अगर वो किसी बच्चे को टीचर के सामने छेड़ेगा, अगर टीचर यहाँ पर अगर पढ़ा रहे, टीचर के पढ़ाते पढ़ाते अगर वो किसी बच्चे को छेड़ता है या किसी को डिस्टर्ब करता है, तो ऑब्वियसली उसे टीचर की तरफ से पनिशमेंट मिलेगी। तो करके उसमें क्या है, कंट्रोलेंस है, उसमें कंट्रोल आया है, उसको डर है कि अगर मैंने ये रूल तोड़ दिया, मैंने अगर ये रेगुलेशन तोड़ दी, मैंने अगर ये नियम को तोड़ दिया, तो मुझे कोई ना कोई सज़ा मिलेगी, बराबर, मुझे कोई ना कोई पनिशमेंट मिलेगी। इसकी वजह से वो अभी टीचर के सामने कभी शरारत नहीं करता है, करेक्ट, या मतलब एज अ कंट्रोल में आ गया है, वो नियंत्रण हो गया। और अभी इसकी वजह से क्या हुआ कि यहाँ पे जो बच्चा बैठे, ये बच्चे जो बैठे, उनमें एक विश्वास है कि सामने सर है, सामने टीचर है, सामने मैडम है, कि इस वजह से क्या होगा, ये मेरा वो मुझे कभी भी छेड़ नहीं सकता है या फिर मुझे कभी भी परेशान नहीं कर सकता है। तो ये समझ में आ गया, ये चीज़ क्लियर हुई। अभी इसी प्रकार से पब्लिक में भी क्या हो सकते हैं, बहुत से कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आतंकवादी हो, या फिर बहुत से ऐसे लोग हो सकते हैं जो कि मतलब नहीं क्या दलित लोगों को हमेशा नीचे बताएंगे, या फिर मतलब कि मतलब लोगों में भेदभाव करेंगे, जातिवाद करेंगे वगैरह। तो उन लोगों को भी कंट्रोलेंस में लाता है क्या, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। चीज़ क्लियर हुई। यानी कि पहला जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो उद्देश्य था क्या था, सबको समतावादी रखना, सबको एक साथ बांध के रखना और सबको एज अ इंडियंस बोलकर सबकी एक नागरिकता प्रदान करना। तो यह चीज़ इस पहले वाले ही रूल से क्लियर हो जाती है कि पहला काम क्या है भारतीय संविधान का, कि अपने देश में ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना या फिर ऐसे कुछ बुनियादी नियम बनाना जिसकी वजह से लोगों में एज ए नियंत्रण आएगा और उन्हें सरकार के प्रति या फिर हमारे संविधान के प्रति एक विश्वास बना रहेगा कि अगर हमारा संविधान है तो हम एज ए सेफ है, हम सुरक्षित है, करेक्ट। तो इसी प्रकार से इस एग्जाम्पल को अच्छे से हम सीख पा रहे हैं, ठीक है। अभी दूसरी चीज़ आ जाती है कि अभी इतने सारे बच्चे, ठीक है, अभी क्या है, इतने सारे बच्चों को अब दूसरा रूल बता रहा हूँ, यानी कि दूसरा जो काम बता रहा हूँ। पहला काम तो आ गया, पहला काम क्या है कि जो पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के 4 काम। पहला काम क्या है कि सरकार को मतलब संविधान को ऐसे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने, ऐसे कुछ नियम बनाने जिसकी वजह से सारा देश या फिर सारे लोग क्या आ जाएंगे, नियंत्रण में आ जाएंगे और उनको एक सरकार के प्रति या फिर अपने संविधान के प्रति एक विश्वास बना रहेगा कि वो सुरक्षित है करके, ठीक है। तो फिर पहला ये काम हो गया। अभी दूसरा काम समझते हैं। दूसरे काम के लिए पहले जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ उस एग्जाम्पल को अच्छे से समझो, ठीक है। अभी जैसे कि इतने सारे बच्चे क्लास में, ठीक है, अभी सभी के पास कॉमन राइट्स है, सभी को कॉमन चीज़ें हैं, करेक्ट। तो फिर अभी अगर टीचर कभी अगर बाय चांस अब्सेंट रहता है, ठीक है, टीचर कभी अगर अब्सेंट रहता है या फिर अगर वो टीचर को अभी अगर बच्चे अगर बढ़ जाएंगे तो अकेला टीचर इतना कंट्रोलेंस कर नहीं पाएगा, या टीचर पूरे का पूरा स्कूल टाइम अपने स्कूल भरने से लेकर तो स्कूल छूटने तक आपके सामने बैठे नहीं रहेगा। टीचर जब भी क्लास में नहीं होगा
तो तब उस क्लास को हैंडल करने के लिए या उस क्लास को कंट्रोल में रखने के लिए वो टीचर एज अ क्या करेगा, एक किसी भी बच्चे को एज अ मॉनिटर करके वो उसको अपॉइंट करेगा एज अ क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर का काम क्या रहेगा, टीचर रहने के बाद टीचर की ड्यूटी करना, ये उसका काम नहीं रहेगा, एज अ बस क्लास को कंट्रोल में रखना या फिर क्लास को शांति में रखना। करेक्ट। तो इसी प्रकार से पब्लिक में आ जाएंगे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आ जाएंगे, तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशन भी क्या करता है, ये चीज़ क्लियर करता है कि समाज में निर्णय लेने की शक्ति किस में रहेगी, वो रहेगी एज अ गवर्नमेंट में। किस में रहेगी, गवर्नमेंट में। क्या कहते हैं, सरकार में रहेगी। जैसे लाइक एज अभी बीजेपी की सरकार है, विभिन्न राज्यों में अलग अलग प्रकार की सरकारें होती है, तो इस प्रकार से उस सरकार की रहेगी। तो अब ये संविधान कैसे तय करता है, तो चुनाव होते हैं, उस चुनाव के माध्यम से लोग क्या करते हैं, अप्रत्यक्ष रूप से लोगों को चुनते हैं चुनाव के माध्यम से, और जिसको सबसे ज़्यादा वोट आते हैं वो पार्टी गवर्नमेंट में आती है, बराबर। तो उसी प्रकार से दूसरा जो काम रहेगा, दूसरा काम क्या रहेगा कि ये क्लियर करना है कि निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी। क्या निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी, निर्णय कौन ले सकता है क्लास में। अब जैसे टीचर नहीं होगा तो फिर क्लास में कुछ कुछ भी करना हो तो ये मॉनिटर क्या कर सकता है, एक डिसीजन ले सकता है। मॉनिटर क्या कर सकता है, सारी क्लास को कंट्रोल कर सकता है। अब इतने सारे पब्लिक है, कॉन्स्टिट्यूशन कोई हमारा नॉर्मली ये तो कोई इंसान नहीं ना कॉन्स्टिट्यूशन जो कि सबके ऊपर ध्यान रखेगा। कॉन्स्टिट्यूशन एज एक क्या है, एक फिजिकल थिंग्स है कि वो एज अ है नहीं, वो रियलिटी में कोई इंसान वगैरह नहीं है, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी है भाई। उसे फॉलो नहीं किया तो तुम बर्बाद हो जाओगे, ठीक है। फिर आप कितने भी बड़े क्यों ना हो, आप बर्बाद ही आपके, अगर इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट को एज अ अपॉइंट करता है कि वो क्या करेगा, पूरी जनता को कंट्रोल में रखेगा। कंट्रोल में इसके ऐसे मुट्ठी में रखेगा नहीं है। अब ये राजतंत्र वाला ज़माना चला ही गया है, राजतंत्र वाला ज़माना चले गया है, ठीक है। तो ये एज ए कंट्रोल में रखना है, लोगों में सुव्यवस्था बना के रखना है, लोगों में अच्छे से कंट्रोलेंस में रखना है, लोगों को अच्छे से अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीने देने में उन्हें मदद करना है, ठीक है। तो ये काम रहेगा गवर्नमेंट का, शासन करना है उनके ऊपर, अच्छे से सुव्यवस्थित शासन करना है। तो उसी प्रकार से इसका भी काम रहेगा। तो पहला जो काम था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का या फिर किसी भी देश के कॉन्स्टिट्यूशन का हो गया, ऐसे कुछ रूल्स बना दो या फिर ऐसे कुछ बुनियादी रूल्स बनाओ, ऐसे कुछ बुनियादी नियम बनाओ जिसकी वजह से लोग नियंत्रण में आएंगे और हमारी जो देश की जो जनता है वो नियंत्रण में आएंगी, उनको एक डिसिप्लिन मिलेगा और वो सुरक्षित है, इस बात का उन्हें विश्वास रहेगा। सेकंड वन क्या है कि अभी इतने बड़े समाज में निर्णय कौन ले सकता है, इतने बड़े समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास है, कौन क्या क्या कर सकता है, ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर कराना। नहीं तो अगर निर्णय लेने की शक्ति नहीं होगी तो कोई कुछ भी करने लग जाएगा ना, बराबर। तो फिर निर्णय लेने की शक्ति होती है। एंड उसी के साथ संविधान ये भी क्लियर करता है कि ये जो निर्णय लेने की जो शक्ति हम जिसे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं एज अ इधर किसे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, एज ए मॉनिटर को इसे यानी कि इधर किसे हम अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को। तो ये अपॉइंट करने की प्रोसेस क्या होगी, वो कैसे किया जाएगा, तो फिर वो किया जाएगा चुनाव व्यवस्था के माध्यम से। किससे, चुनाव व्यवस्था। अभी मैं अगली सीरीज में चुनाव व्यवस्था के ऊपर बड़ी वीडियो बनाने वाला हूँ, लेक्चर वीडियो बनाने वाला हूँ। उसमें समानुपातिक चुनाव हम पढ़ेंगे, लाइक एज उसे प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। फिर हम सर्वाधिक वोट वाला क्या फंक्शन होता है उसके बारे में हम जानेंगे, और साथ ही में बहुदलीय सदस्य प्रबंधन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। उसके बाद निर्वाचन आयोग के बारे में जानेंगे, परिसीमन आयोग के बारे में जानेंगे। बहुत सारे और विभिन्न संस्था है उस चुनाव व्यवस्था के, हम जिनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो फिर अभी तक की अगर आपने उस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। और पढ़ने में कैसा एक्सपीरियंस लग रहा है प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, क्योंकि आपके लिए कमेंट करना एज एक नॉर्मल थिंग हो सकती है, लेकिन आपके एक एक कमेंट से मुझे इंस्पिरेशन मिलता है और हम आपके लिए और भी ऐसे लेक्चर्स वीडियो हम बनाते हैं, ठीक है। तो फिर एक कमेंट ज़रूर प्यार से कर देना जो कि जिसे देखकर मुझे इंस्पिरेशन आए और मैं अच्छे से और काम कर सकूँ, ठीक है। तो अभी निर्णय लेने की शक्ति भी हमें पता चल गई किसके पास है, एज अ एक गवर्नमेंट के पास है, और उस गवर्नमेंट को एज अ सरकार में लाने की क्या प्रोसेस है, एज अ चुनाव व्यवस्था करके, ठीक है। अभी नंबर 3 का जो काम रहेगा, नंबर 3 का काम समझने के लिए सबसे पहले थोड़ी सी इधर आ जाते, ठीक है। अभी अगर इसे मॉनिटर बना दिया क्लास का, अभी
सब किसी न किसी रहे मॉनिटर में। अभी हो सकता है कि ये जो वीडियो देख रहे हैं इनमें से कोई मॉनिटर हो, या फिर मतलब बहुत सारे ऐसे लोग थे मॉनिटर को बोलते थे ना, भाई तू क्लास के बाहर आ फिर तुझे देखता हूँ ठीक है, मैं तो नहीं कहता था बिकॉज ऑफ कि मैं खुद मॉनिटर था। हाँ ठीक है, तो फिर देखो अब इस मॉनिटर के पास ना कुछ निर्णय लेने की या फिर कुछ भी काम करने की, उनके ऊपर कंट्रोल रखने की पावर तो होगी, लेकिन इस पावर के ऊपर कुछ लिमिट ज़रूर होगी। क्या होगी? इस पावर के ऊपर कुछ तो लिमिट ज़रूर होगी। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि अगर इसको मॉनिटर बना दिया जाए तो वो डायरेक्टली उसको, अगर वो बच्चा आवाज़ कर रहा है तो उसको डायरेक्ट उसके बाप के नाम से कह रहा है, उसको डायरेक्ट कह रहा है कि शांत रहे वरना तेरा बाप ये, तेरा बाप वगैरह ये, मतलब कुछ भी। हाँ मतलब आई मीन अभी आप कहोगे कि सर ये आप कैसे बात कर रहे हो, एज अ जो बच्चा अच्छे से इन सारी चीज़ों को झेल चुका है वो पता रहता है, ठीक है, वो जान सकता है कि मॉनिटर का कैसा बिहेवियर होता है कभी कभी, ठीक है। एंड मतलब कि अब सारे स्कूल लाइफ में बच्चों के एज अ बॉयज़ इस चीज़ को ज़्यादा रिलेट करेंगे कि एज अ बाप का नाम लेना या फिर पिताजी का नाम लेना उनके लिए कितना ये रहता है, उनको एक अलग ही सुकून मिलता है। मतलब कहोगे कि सर आप भी एक बॉयज़ हो, आप भी लेते थे क्या? ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। मैं बता रहा हूँ एग्जाम्पल, जो मेरी जो क्लास थी ना, तो उस क्लास में ना बहुत सारे नहीं क्या बच्चे नहीं क्या एक दूसरे के बाप के नाम से एक दूसरे को चिढ़ाते थे, एज अ मज़ा लेते थे, हाँ, लेकिन उनका कभी भी नेगेटिव सेंस नहीं होता था, ठीक है। तो ये जो गवर्नमेंट है, अब ये वाला मीन है, थोड़ा इधर से समझो, अब इसको अब छोड़ दो, ठीक है, अब इतना भी रिलेट मत करो, ठीक है। अब समझ लो गवर्नमेंट है, ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट में एज अ ये जो डिसीजन जो ले रहा है या फिर जो शासन जो कर रहा है उसके ऊपर कुछ सीमा है। अभी अगर वो कभी चाहे तो अगर सपोज करो कि ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट एज ए हिंदू सरकार की है, मतलब हिंदू सरकार की मतलब डायरेक्ट हिंदू है ऐसा नहीं है, मतलब इसमें जो प्राइम मिनिस्टर है या फिर जो भी कुछ सरकार में जो भी कुछ अधिकारी है, जो मतलब जो भी कुछ नेता है, तो एज ए हिंदू है और उसे मुस्लिम संगठन से बहुत ही ज़्यादा हेट है, तो फिर वो डायरेक्टली किसी मुस्लिम संगठन को हेट करेगा या फिर उनको टारगेट करेगा, ऐसे नहीं कर सकता है। बिकॉज ऑफ कि उन लोगों के पास भी कुछ ना कुछ ऐसे मौलिक अधिकार है, उन मौलिक अधिकारों के लिए इन मौलिक अधिकारों के बदौलत सरकार उनकी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है, सरकार उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती है एज ए नेगेटिव तरीके से। अब जैसे कि एग्जाम्पल में अभी देखो इधर ही आपने एक चीज़ ज़रूर नोटिस करी होंगी आपकी क्लास लाइफ में, अगर ये मॉनिटर ज़्यादा परेशान करने लग जाता है ना, मतलब किसी को वगैरह, तो क्या करते हैं ये सारे बच्चे प्लान करते हैं और सारे बच्चे इसकी टीचर को शिकायत करते, उसकी ये करते, शिकायत करके उसको मॉनिटर पद से हटा देते। तो इस प्रकार से इधर भी ऐसा होता है, ठीक है। तो फिर इस वजह से इनमें भी क्या रहता है, एक लिमिटेशन से, पावर ज़रूर है कि उन लोगों के ऊपर शासन करना है, लेकिन एज ए लिमिटेशंस में करना है, एज ए किसी की पर्सनल लाइफ या फिर किसी की सामाजिक लाइफ या फिर मतलब किसी का सामाजिक जीवन, किसी का वैयक्तिक जीवन या किसी के धार्मिक जीवन को ठेस पहुंचाना या फिर उनके किसी भी लाइफ को मतलब डिस्टर्ब करना, ये सरकार का काम नहीं है, ठीक है। और ये इससे वो लिमिटेशंस में आती है उनकी पावर्स, ठीक है। अब ऐसा जैसे कि एग्जांपल में कोई ऐसा काम है, अब मौलिक अधिकारों की मैंने बात करी, उसमें बहुत सारे अधिकार आते हैं, शिक्षा का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, समता का अधिकार, और साथ ही में ऐसे मेन सात अधिकार होते हैं जिनके बारे में हम अगली कुछ आने वाली सीरीज के वीडियो में मैं बना दूंगा, फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड फंडामेंटल ड्यूटीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर। तो सब्सक्राइब कर लो, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैनल रहने वाला है। और ऐसे कि अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो ना भाई, तो आपके लिए बहुत ही बढ़िया चैनल है, ठीक है। तो फिर तो देखो उसके ऊपर कुछ तो लिमिटेशंस रहेंगी, ऐसा नहीं है कि वो पावर है तो उस पावर का कुछ भी इस्तेमाल करे या फिर कुछ भी वो इससे करे, ठीक है। तो ऐसा क्या रहेगा, एक लिमिटेशन रहेगा। क्लियर हो गया? देखो और भी मतलब क्या है कि तीसरा जो काम है वो क्या है, कुछ तो सीमा है, कुछ तो सीमा। आप क्लास की किसी सीमा को याद मत करना, ठीक है, एज ए लिमिटेशन है, ठीक है। और हाँ, कोई सीमा नाम की कोई सीमा सिस्टर नाम की अगर कोई लड़की वीडियो देख रही है तो प्लीज़ बुरा मत मानना मेरी बहन, ठीक है। हाँ, तो ये लिमिटेशंस रहेगा उनका, ओके। मतलब सरकार ने पहला जो काम है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसे कुछ रूल्स या फिर ऐसे कुछ रेगुलेशंस बनाए जिसके वजह से लोगों में या फिर उस समाज में नियंत्रण आए या फिर वो सुरक्षित है, इस वजह से उन्हें विश्वास हो। या फिर दूसरा, इस समाज में निर्णय कौन लेगा, ये समाज में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होगी और वो किस प्रकार से निर्णय लेगा, ये स्पष्ट करना चाहिए कि वो कौन लेगा। तो एज ए इधर कौन लेगा, एज ए गवर्नमेंट पर्सन लेगा, जिसकी पार्टी आएगी उसकी,
ठीक है, कोई नेता वगैरह कोई रहेगा, ठीक है। अभी ये रहेगा सर नेता क्या एक ही चीज़ में हो सकता है, उनके विभिन्न रोल्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि जैसे कि शैक्षणिक मामले में अलग रूल्स होंगे, और उसके बाद में परिवहन मामले में अलग होंगे, पर्यावरणीय मामलों में अलग होंगे, ठीक है। मतलब सारे चीज़ों में अलग अलग रहते हैं। उसी प्रकार से एक सिविल सर्वेंट्स वालों का भी होता है, ठीक है। सिविल सर्वेंट्स वालों का भी होता है जिसमें IAS, IPS एंड IFS वगैरह अधिकारी वर्किंग करते हैं एज ए पुलिस ऑफिसर्स वगैरह, ठीक है। तो मतलब सारों के लिए अलग अलग एक स्ट्रक्चर्स है, लेकिन सभी के उद्देश्य क्या है, एक ही है, ठीक है। सभी के क्या उद्देश्य एक ही है। और तीसरा क्या है कि उनमें सीमा और लिमिटेशंस है, यानी कि वो जो कार्य करेंगे या फिर जो भी कुछ मतलब जो ड्यूटीज़ करेंगे वो करते समय वो किसी भी व्यक्ति के उनके मौलिक अधिकारों को कभी भी मतलब छेड़ नहीं सकते, या उनके साथ वो गलत नहीं कर सकते। अब जैसे कि एग्जांपल में अभी अगर कोई पुलिस बन गया और अगर उनके पास अगर कोई महिला मतलब कोई केस अगर FIR करने आती है, तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो अपने पावर का कैसा भी यूज़ करेगा और उनके साथ या फिर उस महिला के साथ बदतमीजी करेंगे, या फिर उस महिला के साथ कैसे भी मतलब अनाप शनाप बात करेंगे। ये राइट्स नहीं है, ठीक है। या फिर ये महिला कोई अगर उसका कोई भी पर्सनल कोई भी काम क्यों ना हो, ठीक है, एज अ मतलब उसका प्रोफेशन कुछ ऐसा है जो कि समाज में एज ए नीच लेवल का माना जाता है, वो ये भी क्यों ना हो, लेकिन वो एज एक भारतीय है, ठीक है। अभी जैसे कि एग्जांपल, ज़्यादा मत सोचना, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल कोई ऐसी महिला है जो मतलब ऐसे कुछ काम करती है जो कि समाज में उससे बहुत ही नीचे लेवल का माना जाता है, या फिर उसे डायरेक्ट समाज के बाहर के लेवल का माना जाता है। लेकिन पुलिस का ऐसा काम नहीं है कि अगर ये महिला कभी कुछ संकट में आती है तो वो पुलिस उसे उसके प्रोफेशन की वजह से उसे हेल्प नहीं करेगा, उसकी मदद नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। बिकॉज ऑफ कि ये उसका मौलिक अधिकार है। इसका क्या है, इसका ये मौलिक फंडामेंटल राइट है कि अपना प्रोफेशन हो, कुछ भी कर सकती है, कहीं पर भी जा सकती है, कुछ भी काम कर सकती है, किसी भी संगठन में पार्ट बन सकती है। अगर वो एज ए आतंकवादी भी है, लेकिन अगर वो अपनी जान की भीख मांगने अगर आ रहा है, अगर वो किसी से बचने के लिए आ रहा है, तो एज ए पुलिस का भी काम बनता है कि उसको हेल्प करना। मतलब ये नहीं कि उसको डायरेक्टली आतंकवादी या फिर उसको बॉम्ब ब्लास्ट करने में हेल्प करा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, ठीक है। हाँ, तो 3 काम है, समझ में आ गई। और चौथा जो काम है, चौथा काम क्या है कि ये जो सरकार है, ठीक है, ये जो सरकार है, सरकार में ऐसी कुछ शक्ति देना, ठीक है, ऐसी कुछ पॉलिसीज बनाने की ऐसी कुछ शक्ति देना जिसकी वजह से मतलब सरकार ऐसे कुछ नए रूल्स बना सकती है, या फिर संविधान में कुछ ऐसे संशोधन कर सकती है कि जिसके बदौलत इन सारे पब्लिक्स की या फिर इन सारे जनता के लोगों की जो भी आकांक्षा है या फिर उनके जो भी सपने, तो उसे साकार करने में वो अच्छी सी जिंदगी वो जी सके और अपनी रोजमर्रा के लाइफ में अपनी सोसाइटी में एज ए न्यायपूर्ण वो रह सके। अब वो पॉलिसीज कैसे बनाएंगे? अब जैसे कि सरकार ने महिलाओं को लेकर कोई पॉलिसी बना दी, ठीक है, महिला को लेकर अभी अगर उन्होंने जैसे कि शिक्षा की कोई पॉलिसी बना दी, हाँ, जैसे कि अगर अभी उन्होंने पॉलिसी बना दी कि किसी भी लड़की की 21 ईयर्स होने तक, यानी कि 21 साल होने तक उसकी शादी नहीं कराई जाएगी। अगर कोई भी 21 एज से पहले शादी कराता है तो फिर तो उस फैमिली को जेल होगी, या फिर मतलब कि वो एक गुनाह माना जाएगा। तो फिर कहीं ना कहीं ये क्या हो गई, एक शक्ति किसके पास, सरकार के पास ये शक्ति क्यों ऐसे रूल्स या फिर ऐसे नियम वो बना सकती है। क्यों बना सकती है? ऐसे इस महिला के लिए, इस अकेली महिला के लिए नहीं, इस देश के सारे महिला के लिए, उन पुरुषों के लिए जो कि अपनी सिस्टर्स को, अपनी माँ बहनों को या फिर और मतलब अपनी पत्नियों को वगैरह सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो उन लोगों के लिए, उन लोगों के हित के लिए, सबके हितों के लिए, समाज के बारे में अच्छे सोचने वाले लोगों के हितों के बारे में, लोगों के अच्छे मतलब अब अच्छा फ्यूचर क्रिएट करने के बारे में ऐसे कुछ रूल्स बनाए या फिर ऐसे कुछ संशोधन कराए, ऐसे कुछ पॉलिसीज बनाए जो कि उनको आगे चल के काम में आएगी, ठीक है। अब जैसे लाइक सर कुछ ऐसी पॉलिसीज क्रिएट करना, ठीक है, जो कि उनको अपने न्यायपूर्ण समाज में जीने का हक देगी। करेक्ट, समझ में आया आपको? देखो, अब इस प्रकार से हमने संविधान के 4 महत्वपूर्ण कार्यों को हमने समझ लिया कि ये 4 महत्वपूर्ण काम होते हैं संविधान के, कि अगर इस कामों को देखो, आप कोई भी चीज़ क्यों ना पढ़ो कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, उन सारी चीज़ों का इन्हीं 4 बातों से
इन्हीं 4 बातों से रिलेशन होता है, इन्हीं 4 बातों से उनका संबंध होता है। यही 4 उद्देश्य होते हैं, इन चारों उद्देश्य को पूरा करती है। ठीक है, और इन सारे उद्देश्य को पूरा करते समय किसी को भी जातिवादी हो या फिर किसी की पर्सनल कोई मौलिक अधिकारों को ना ठेस ना पहुंचाते हुए सरकार ये सारे काम करती है। पहला काम तो क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का। देखो अभी एक बार थोड़ा सा और रिवीजन करा देता हूँ। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का पहला काम क्या है, कुछ ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस बना दे कि जिसकी वजह से लोगों में नियंत्रण आए और लोगों में ये विश्वास बना रहे कि हम हमारे देश में सेफ है, और मतलब एक अच्छा उन्हें कॉन्फिडेंस आए। ठीक है, नंबर 2, इस जनता में या फिर इस सारे सोसाइटी में निर्णय लेने की शक्ति किसके पास होना, ये चीज़ क्लियर करा देना। और ये निर्णय लेने की शक्ति जिसके पास होगी वो पर्सन कैसे चुना जाएगा, उसकी भी चीज़ें, उसका भी प्रोसेस क्लियर करा देना, जिसे हम चुनाव व्यवस्था कहते हैं। नंबर 3, जो भी पर्सन या फिर जो भी नेता इसमें मतलब इसमें शासन कर रहा है तो उसके शासन करने के साथ साथ उसके पावर्स के ऊपर कुछ सीमाएं, कुछ लिमिटेशंस लगाना, और साथ ही में सरकार को कुछ ऐसी पॉलिसीज भी प्रोवाइड कराना कि जिसकी वजह से वो आम जनता के या फिर किसी भी जनता के आम जनता के किसी भी सपनों को साकार करने में न्यायपूर्ण तरीके से समाज की स्थापना कर सके। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से संविधान के 4 महत्वपूर्ण काम थे जो कि मैंने आपको अच्छे तरीके से समझा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो। तो अभी तक के अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो। अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आई तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, लेकिन कमेंट करना बिल्कुल नहीं भूलना है। आपका जो भी रिव्यू है, आपका जो भी फीडबैक है, मुझे कमेंट में भी ऑनेस्टली बताना है, ताकि मैं उस कमेंट को पढ़कर इंस्पिरेशन ले सकूं, या फिर मेरी और भी कुछ गलतियां रही तो मैं उनमें इम्प्रूवमेंट करके मैं आपके लिए ऐसी क्लासेस लाते रहूं। ओके, जय हिंद, जय भारत।